बॉडी बिल्डिंग तो टफेस्ट स्पोर्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स में आप जाते हो, आप जीतते हो, आप सेलिब्रेशन भी कर सकते हो, तो यहाँ पे वो भी नहीं होता है सेलिब्रेशन के लिए। आप सर आप डिफरेंस बता सकते हो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और जो ओवरसीज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? डिफरेंस मतलब जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं स्टेरॉइड्स का यूज भी काफी हुआ जाता है। यस, बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स तो है ही, मतलब उसके बिना आप कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स और जो सप्लीमेंट्स है, हाँ सप्लीमेंट्स एज एन वे प्रोटीन, क्रेटिन एंड मोर, पाउडर, वो बेसिकली स्टेरॉइड है। पाउडर बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट तो मैंने अभी जाके सुना है ना, तो सब लोग पाउडर। यंगस्टर्स हाँ अभी जिम में गए, बेसिकली कुछ हो गया बाय चांस, वो बोलते हैं कि अरे अगर मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा मेरा वर्कआउट इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो अभी सब एडिक्शन हो गया है। फैट बर्नर से वो अलग है, तो उसमें बैंड सब्सटेंस भी रहते हैं। सर ग्रेट हैविंग यू बैक। यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। सर जैसा सर लास्ट एपिसोड में हमने आपका जर्नी के बारे में बात किया, फिर आपके क्या टेक्स है, तो सर इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा टेक्निक्स के ऊपर जाएंगे। ओके। और थोड़ा बहुत और गहरा जानना चाहते हैं आपके इनसाइट्स को लेके। बॉडी बिल्डिंग वर्सेस फिटनेस में बताया कि फिटनेस आर फॉर वो क्लाइंट्स जिनको डे टू डे लाइफ फिट रहना है, बस फिट रहना है, और उनको कुछ जैसे कि इंजरी ना हो, अच्छा लाइफस्टाइल रहे, बस वही सब। तो हमारा जो अगला टॉपिक जिसपे मैं आने वाला था कि उसमें जो क्लाइंट्स के नीड्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लाइंट को नी का कुछ इशू है, तो सर आप वैसे क्लाइंट को कैसा ट्रेन करते हैं? उनके जैसे रिहैब एक्सरसाइज आते हैं, तो उनको भी वैसे आप जॉइंट को स्ट्रेनिंग बोल सकते हो, तो उनका भी अलग अलग पैटर्न होता है स्ट्रेनिंग का। अगर उसने कभी वर्कआउट ही नहीं किया है, तो फिर उसका मसल वीकनेस की वजह से भी उसको जॉइंट पे लोड आता रहेगा, तो पहले मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब उसका एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो ग्रेजुअली वैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे उसका प्रोग्रेस दिखता है उसमें। सर और क्लाइंट नीड्स में ऐसा भी होता है कभी कि क्लाइंट को, एक एग्जाम्पल के लिए कोई एथलीट है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में सर उसको थोड़ा लीनर साइड पे जाने का, तो सर उसको कैसे आप ट्रेन करते हो सेपरेटली? फुटबॉलर्स मतलब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का ट्रेनिंग थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि उन लोग का मोस्टली सब एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, जो उनको फास्ट रिफ्लेक्ट कर सके और जो उनके मूवमेंट्स में ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसे उन लोग का एजिलिटी ज़्यादा होता है क्रिकेटर्स का, फुटबॉलर्स का, उन लोग का स्प्रिंट ट्रेनिंग ज़्यादा होता है, तो वेट ट्रेनिंग भी होता है, बट मोस्टली इनटू एक्सप्लोसिव में होता है। तो देखा रहेगा आपने, स्नैच हो गया, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स हो गया, तो वो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। जॉइंट स्ट्रेनिंग हो गया, मसल स्ट्रेनिंग हो गया, उन लोग का जो रनिंग हो गया वगैरह, तो उसमें जो उन लोग को फ्लिक भी करना पड़ता है, शूट भी करना पड़ता है, तो उन लोग के लिए वो हेल्पफुल करता है। और जो एजिंग मतलब बेसिकली कि जो मिड 50s में या सून 60 होने वाले, तो वो क्लाइंट्स को सर आप कैसे अप्रोच करते हैं? उनका सिर्फ इतना ही रहता है, मतलब कि उनका मूवमेंट्स कंप्लीट हो, मसल्स उतने फ्लेक्सिबल हो, उनका प्रॉपर सब मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि किसी किसी का स्टिफनेस का बहुत इशू होता है, तो उन लोग को सिर्फ मोबिलिटी का हम लोग एडवाइस करते हैं, मोबिलिटी और थोड़ा बहुत स्ट्रेनिंग की, ज़्यादा लोड ना है जॉइंट्स पे वगैरह। सो वैसे उनका पैटर्न रहता है ट्रेनिंग का। सर वेट ट्रेनिंग कराते हो सर 50-60? वेट ट्रेनिंग होता है, बट एकदम बेसिक्स आजकल तो बहुत करते हैं, क्योंकि आजकल कुछ मैं भी पर्सनली जानता हूँ जो लोग 50s में, पर 50 दिखते नहीं, वो लोग 30s में ही दिखते हैं अभी भी। तो उन लोग का वही सालों से ही उन लोग का वर्कआउट वैसे रहा है, तो अभी भी वो एक फिटनेस का ये भी एक है, एंटी एजिंग बोल सकते हो। हाँ। तो मैंने भी मतलब देखे ऐसे क्लाइंट जो 50 प्लस है पर भी 35 के दिखते हैं। तो बेसिकली मतलब कि अगर आप फिटनेस कर रहे हो, बॉडी पे एफर्ट डाल रहे हो, यस, मेंटेन कर रहे हो, इन अ वीक मिनिमम 4-5 डेज ट्रेनिंग, आई गेस आई एम राइट? यस। तो सर वो क्लाइंट्स आई गेस उनका एंटी एजिंग काफी अच्छा रहता है उनके साथ, तो इतना जल्दी एज नहीं होता। सर कमिंग टू न्यूट्रिशन भी आई गेस एंटी एजिंग को लेके काफी इम्प्लाई करता है। तो सर जो क्लाइंट्स रहते हैं बेसिकली कि जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं या फिर जो ओबेस ज्यादा है, और सर और एक चीज भी है एक्चुअली कि जो पतले रहते हैं एकदम, उनको लगता है कि पहला मैं मोटा होता हूँ, फैटी फूड खाऊंगा, बाहर का जंक खाऊंगा, और फिर मैं एकदम मेसोमॉर्फ बॉडी हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वर्कआउट भी करते हो, बेसिक भी वर्कआउट करते हो, तो आपको डाइट फॉलो करना ही पड़ता है। बिना डाइट फॉलो का मसल ग्रो नहीं कर पाओगे। तो फिर जितना आप अगर वर्कआउट आपका चालू है, अगर आप मसल को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो,
तो बॉडी उतना कीटोसिस बोल सकते उसको, मतलब मसल लॉस हो सकता है उससे। तो आपको जितना डाइट पे आप जितना फोकस करोगे उतना आपका मसल ग्रो होगा, उतना बॉडी वैसे दिखेगा, अच्छा ग्रोथ होगा, प्लस जॉइंट्स के लिए अच्छा है। सर अभी बेसिकली जो ओबेस लोग हैं यस। जिनका वेट काफी ज्यादा है, यस। तो सर उनको सर आप क्या अप्रोच करते हो कि उनको क्या कट डाउन करना चाहिए? फर्स्ट तो डाइट में सुधारना चाहिए थोड़ा उनको, मतलब कैलोरी डिफिसिट डाइट फॉलो करो। कैलोरी डिफिसिट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कम खाओ, कम भी पूरा खाओगे तो फिर वो भी एक फैट लॉस में इतना हेल्प नहीं करेगा। तो जो कि मिथ है कि मैं कम खाऊंगा तो मेरा वेट कम होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 2-2 घंटे में एटलीस्ट मील लेना ही है। मील में आपका पोर्शन आपको डिसाइड करना है कि वो कितना ग्राम में होना चाहिए, प्रोटीन कितना ग्राम, कार्ब्स कितना ग्राम, फैट कितना ग्राम, तो वो आपको सब मेजर करके होना चाहिए। तो वो हिसाब से आपको डाइट प्लान होना चाहिए, मतलब पूरा। सर अभी जैसे कि कट डाउन मील का बात आया था, हाँ। ओबेस के मतलब कि उनको तो खाना ही चाहिए, हाँ। बट सर जैसे जो एजिंग एडल्ट्स रहते हैं यस। 40s में 50s में या फिर कोई अर्ली 60s, उनका ऐसा रहता है कि पैटर्न की दे टेंड टू वो कम खाते हैं, तो फिर उनका कम खाना एक अच्छा चीज है या फिर वो नेगेटिव पे जा सकता है? वो नेगेटिव पे जा सकता है, क्योंकि अब जितना मील मतलब दिन में आप जितना मील फॉलो कर रहे हो तो आपको आपके बॉडी पे बीएमआर पे इतना अफेक्ट करेगा। अगर आप नहीं खा रहे हो तो आपका बीएमआर बहुत स्लो हो जाएगा, तो आपको बीएमआर आपको एक्टिव रखना है। तो इसलिए आपको मील लेना ही है। तो उसमें आप जैसे कि कार्ब्स प्रोटीन फैट का तो रेशियो मैंने बोला ही है पहले ही, तो वो आपको आपके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, आपको जैसे प्लान देते हैं वैसे आपको फॉलो करना पड़ता है। सर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो रहते हैं, सर आप डिफरेंस बता सकते हो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और जो ओवरसीज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? डिफरेंस मतलब इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अभी कैसा फिटनेस इतना ग्रोइंग नहीं था पहले, बट अभी बहुत हो गया, मतलब बहुत अच्छा सा ग्रो हो गया यहाँ पे। पहले इतना नहीं था मेरे हिसाब से। जिम भी बहुत कम थे, अभी तो हर गली गली में जिम है, और सबको मतलब यंगस्टर सबको बॉडी बनाने का है। सब लोग पोजिंग भी अच्छे से जानते हैं, मतलब सबका अभी वो एक आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत मतलब चलता है, तो रील्स वगैरह हो गया, सबके फेवरेट भी बॉडी बिल्डर्स है तो उनको ही लोग फॉलो करते हैं। तो आजकल बॉडी बिल्डिंग फिलहाल बहुत ट्रेंड में है। सर ऑल्सो स्टेट करने का था मेरे को कि जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, स्टेरॉइड्स का यूज भी काफी हुआ जाता है। यस, बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स तो है ही, मतलब उसके बिना आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक स्कूटी और एक सुपर बाइक का जैसा कंपैरिजन हो सकता है। अब नेचुरल जाओगे उधर, आपके बाजू में अगर इनलाइन एथलीट रहेंगे तो फिर आप उनको देख के वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपको मतलब पोज करना भी नहीं होगा ना कुछ, सिर्फ आप उनको देखते रहोगे। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ है। आजू बाजू तो लोग इतना इनहेंस थे और इतना वेल बिल्ड थे, तो वो लोग को देख के ही वैसे ही मोरली डाउन हुआ था मैं। उनके चक्कर में तो मेरा पोजिंग ही भूल गया था मैं। तो बिना ड्रग के नहीं होता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग पूरा ड्रग से ही। सर ब्लैंक आउट हो जाते हो सर? हाँ। सर और मेरे को ये भी स्टेट करने का था कि जो ओवरसीज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स रहता है उसमें मैंने भी देखा था, कहाँ पर कौन सा तो वेबसाइट था, उसमें स्टेट किया गया है कि जो इंडिया में कॉम्पिटिशन्स है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आता है क्योंकि स्टेरॉइड का जो यूजेज रहता है उनका वो किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू नहीं होता है, वो खुद से ही होता है। वेरएज ओवरसीज वो डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड रहता है और उनको मालूम है कि कितना कितना कंजम्पशन है। बाहर जो बॉडी बिल्डर्स है उनके हर एक के पीछे एक डॉक्टर है, डाइटिशियन है, उनका कार्डियोलॉजिस्ट है, वो सब है उनके साथ। तो यहाँ पे इतना पब्लिक ध्यान नहीं देता है, मतलब जैसे कि उन लोगों का ब्लड वर्क भी नहीं होता है, वहाँ पे उन लोगों का चेकअप चालू ही रहता है। तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे एक बार किसी ने साइकिल ले लिया और फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ ब्लड वर्क कुछ नहीं, मतलब अब तक उन लोग ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, मैं ठीक है, कुछ तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बट वो एक्चुअली करना चाहिए। अपने को इंटरनल क्या प्रॉब्लम है अपने को अभी नहीं समझेगा, वो बाद में जाके समझेगा। तो इसलिए अपना जो ब्लड वर्क है वो सब डेली करना चाहिए। तो यहाँ पे इतना वो सब नहीं होता है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मतलब बैक स्टेज का भी जो भी आपने स्टोरी बताया, तो मोस्टली मतलब लोग अपने खुद के ही मन से कुछ भी लेके, और आजकल ज़्यादा हाइप भी हो रहा है वो सब, तो वो सब एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो वो सब लेके ही खुद मतलब प्री कॉम्पिटिशन लेके या फिर पोस्ट अपना स्टेज लेके जो भी है, मतलब ज़्यादा अब्यूज कर रहे हैं, तो अब्यूजिंग की वजह से हो सकता है कुछ भी। बेसिकली सर जैसे स्टेरॉइड्स का बात कर रहे थे, तो बहुत सारे इंडिया में बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स और जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स एज एन वे प्रोटीन, क्रेटिन एंड मोर,
पाउडर वो बेसिकली स्टेरॉइड है। पाउडर पाउडर बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट तो मैंने अभी जाके सुना है, ना तो सब लोग पाउडर, तो पाउडर लेता है क्या, ऐसा लेता है, अरे यार पाउडर नहीं बोलते उसको, सप्लीमेंट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्स नेचुरल बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन वगैरह बॉडी में नेचुरल रहता है, फूड में भी नेचुरल होता ही है। तो वो सिर्फ सप्लीमेंट की इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। तो क्रिएटिन नेचुरल है, सेफ है, कुछ हार्म नहीं उसमें। फैट बर्नर से वो अलग है, तो उसमें बैंड सब्सटेंस भी रहते हैं, तो वो आपको इतना नहीं, मतलब उस पर इतना नहीं जाना चाहिए। तो क्रिएटिन सेफ, ग्लूटामाइन सेफ, BCAA सेफ है, वे प्रोटीन भी सेफ ही है, इसमें कुछ इतना हार्म नहीं है। जैसे बचपन में बॉर्नविटा पीते थे, बड़े होकर एडल्ट का ड्रिंक प्रोटीन है, सिंपल। तो प्रोटीन भी मतलब ज़रूरी है। जैसे कि अभी कोई आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन का कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको सप्लीमेंट के थ्रू ऐड करना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्स इसलिए मतलब कि आपका पूरा जो डेली का प्रोटीन आपका इंटेक है वो कंप्लीट करे, इसलिए फिर सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए। और सप्लीमेंट पे ज़्यादा भी डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, आपका जितना सॉलिड फूड रहेगा उतना आपका बेस्ट है। मैं खुद भी एक ही स्कूप लेता हूँ प्रोटीन, अगर वो भी अगर कहीं लिया तो भी, अगर मतलब मोस्टली कैसा वो कन्वीनियंट रहता है। अब जल्दी की तरफ आपको निकलना है तो आप लेके मतलब कुछ खा के उसका चले गए, नहीं तो पूरा मील आपको लेने में पूरा आधा एक घंटा तो उधर ही जाता है। सर और बेसिकली अभी जो जैसे मेरे जनरेशन के यंगस्टर्स हाँ अभी जिम में गए, बेसिकली कुछ हो गया बाय चांस, वो बोलते हैं कि अरे अगर मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा मेरा वर्कआउट इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो अभी सब एडिक्शन हो गया है, मतलब लोगों को वो सब प्री वर्कआउट लेके वो सब खुजली आना, वो सब उन लोगों को ऐसा सा रेडनेस वगैरह उन लोगों को अच्छा लगता है लोगों को, बट ऐसा कुछ हो नहीं, होता नहीं, ये सब मेंटली अपना। अब उन जो मेंटली सोचते हैं वैसा ही आपका होगा, मतलब बॉडी वैसा आपका रिएक्ट करेगा। सर और जो जैसे आपको भी सुनने को आता ही है हार्ट अटैक्स होते हैं जिम में, हाँ बेसिकली सर ऑल्सो मिला है कि जो बहुत सारे यंगस्टर्स है प्री वर्कआउट के जगह कॉफी यूज करते हैं। आइडियली आप जैसे आपने भी स्टेट किया प्री वर्कआउट कंपलसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है उतना कुछ सा, ये नहीं यूज नहीं। तो कोई लोग कैसे रहते हैं कॉफी पाउडर या ब्लैक कॉफी पीते हैं, हाँ वो हार्ट रेट को एकदम हाई करता है। यस, तो सर उसके ऊपर थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे ही कॉफी अभी कैफीन इंटेक्स में ज़्यादा रहता है, तो किसी किसी को ज़्यादा मतलब सूट भी नहीं करेगा। कैफीन का सप्लीमेंट भी आता है, बिकॉज वो कैफीन, हाँ वही आपका हार्ट रेट अप करेगा, तो अननेसेसरी है। मतलब इतना कुछ इसमें हम पब्लिक लेते हैं क्योंकि उनको एक अलर्टनेस चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक डेढ़ घंटे पहले आपका अगर मील भी आप लेके जाओगे और थोड़ा जैसे कि थोड़ा फ्लूइड भी आप अच्छा रखोगे, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, देन मतलब ओवरऑल क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, वो अगर आप अच्छे रखोगे तो आपका वर्कआउट ऐसे भी अच्छा ही होगा। सर थैंक यू सर, यस। इट वाज ग्रेट।